टू स्टार्ट दिस सेशन। सो अखबार जो है शुरू करेंगे फ्रंट पेज से। एंड ऑन दिस फ्रंट पेज एज यू कैन सी फूड प्राइसेस को लेके बात की गई है, मतलब इन्फ्लेशन की बात जो है यहाँ पे हाईलाइट की गई है। वी विल लुक इनटू दैट, देखते हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या ये आज हम कवर करेंगे। सो वी विल कवर इट इन डिटेल, इसको थोड़ा डिटेल में चलते हैं। तो फूड प्राइसेस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हुए हैं अभी रिसेंटली, और उस वजह से जो है इन्फ्लेशन भी जो है आपका वो भी इंक्रीज हुआ है। ओके, सो हेयर इज द स्टैटिस्टिक्स इन फ्रंट ऑफ यू। 14 मंथ हाई पे चल रहा है टोटल रिटेल इन्फ्लेशन, 6.2% हो गया है। अब देखो एक चीज समझनी है, जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उनके लिए टारगेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड है, और वो टारगेट्स हैं कि हमें जो नेट इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2 की रेंज में रहना चाहिए। मतलब मैक्सिमम रेंज इज 6, और 6 से ज़्यादा अगर होता है तो ये आपको थोड़ा अब जागने की ज़रूरत है। मतलब हम ईज आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ये एक्सपेक्टेड था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है रेट्स को कट करेगा। ओके, रेट कट की तरफ जाएगा, बट एज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग अब रेट कट नहीं हो सकता है। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। रूरल इन्फ्लेशन इज 6.7%, अर्बन इन्फ्लेशन इज एट 5.6%। तो ऐसा देखा गया है। फूड प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं प्राइमरीली काफ़ी अभी रिसेंट टाइम्स में। अब इसके मल्टीपल रीजंस हैं। अगर हम सितंबर मंथ की बात करें तो हमें एक चीज़ समझ में आई थी कि टमाटो प्राइसेस, ओके, वो इंक्रीज हुए थे। टमाटर महंगा हुआ था, और टमाटर हमारे सबके सब्जियों में जो है डेली जो आप बनाते हैं उसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अब वो इसीलिए हुआ था कि सितंबर मंथ के अंदर रेन्स आ गए थे, जिस वजह से टमाटो की क्रॉप जो है वो डैमेज हो गई थी। और एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि इसका इम्पैक्ट जो है कम से कम भी तो जैन फेब तक रहेगा। सो वी हैव टू वेट फॉर फ्यू मोर मंथ्स, जब जो है सिचुएशन थोड़ी ईज आउट होगी, बट उससे पहले आप उम्मीद मत कीजिए कि चीजें ठीक होने वाली हैं। अब आगे देखते हैं कि स्पेसिफिक इंक्रीज किस किस सेक्टर्स में आया है। तो देखिए, वेजिटेबल्स इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज हुआ है 36%, सितंबर में चल रहा था 42% है, तो टमाटो उसमें ही आ जाएगा। एडिबल ऑयल प्राइस, अब ये एडिबल ऑयल प्राइस ये एक ग्लोबल प्रॉब्लम की वजह से है। देखिए, हम इंडिया जो है एडिबल ऑयल को काफी हद तक इंपोर्ट करता है, वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट, एंड दिस एडिबल ऑयल इज प्राइमरीली बिकॉज ग्लोबल प्राइसेस आर इंक्रीजिंग। ओके, तो इसके अंदर आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते हो। दैट इज द की पॉइंट हेयर। मल्टीपल रीजंस की वजह से आपका ऑयल प्राइस इंक्रीज हुआ है। फ्रूट्स महंगे हो गए हैं, ठीक है, पल्सेस जो है वो महंगी। अच्छा, ईज टू 7.4% आफ्टर 17 मंथ्स ऑफ डबल डिजिट इंक्रीज। तो पल्सेस जो है वो सस्ती हो गई हैं, तो इट्स अ पॉजिटिव डेवलपमेंट। ओके, सो ओवरऑल दीज आर द सिनेरियोज रिलेटेड टू इन्फ्लेशन। अब मॉनेटरी पॉलिसी आउटलुक के हिसाब से अब करेगा क्या, देखिए, आरबीआई का पहले प्रोजेक्शन ये था कि 4.8 के अराउंड रहेगा, एंड देन वी विल ईज आउट। हम थोड़ी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हम जो है रेट को कम कर देंगे, ऐसा उम्मीद थी, बट नॉट एनी मोर। इसलिए अगर आप लास्ट में जो आरबीआई गवर्नर की स्टेटमेंट्स देखेंगे तो ही वॉज वेरी कॉशियस अबाउट इंक्रीजिंग द रेट्स, और उन्होंने रेट्स को बिल्कुल ही लिमिट के अंडर रखा है। एंड देन ग्लोबल इन्फ्लुएंस, मैंने बताया कि एडिबल ऑयल प्राइसेस वो 27% इंक्रीज हो गए हैं। और डिसरप्शन कहाँ से आ रहा है, मेजरली साउथ ईस्ट एशिया से। ओके, और साउथ ईस्ट एशिया में भी प्राइमरीली इंडोनेशिया इज द क्वाइट अ बिगर प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल, तो वहां से जो है मेजर डिसरप्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन एज द सिचुएशन विल ईज आउट, आने वाले टाइम पे अगर सिचुएशन ईज आउट होती है तो डेफिनेटली आरबीआई जो है वो रेट कट करेगा। तो ये चीज जो है काफी अच्छी है। ये इस पे डिपेंड करेगा कि अभी हमारे यहाँ पे वेजिटेबल्स का क्या हालात रहते हैं। अगर सिचुएशन इंप्रूव हो गई, सो डेफिनेटली रिजर्व बैंक ये नहीं चाहेगा कि हमारी इकोनॉमी जो है वो स्टैग्नेट रहे। क्योंकि अगर हमने एक ट्रेंड देखा था कि अभी कुछ हाइलाइट्स आए थे कि अर्बन डिमांड नहीं बढ़ रही है। ओके, अर्बन डिमांड वाज लेस। सो आरबीआई को ये पता है कि अर्बन एरियाज के अंदर इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो दे डोंट वांट कि भी इस टाइप की प्रॉब्लम रहे, तो हम बिल्कुल भी ये नहीं चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए आप। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी, डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन बी कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो एक होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, दूसरा होता है आपका डिमांड पुल। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिमांड बढ़ने से जो इन्फ्लेशन होगा, ओके,
वो किस किस रीजन की वजह से इंक्रीज हो सकता है, ऐसा इसमें पूछा गया है। अब पहली बात है, देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट ये लिख रहे हैं कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। देखो, एक्सपेंशनरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, पहले आपको एक वो आइडिया होना चाहिए। तो एक्सपेंशन जब हम करते हैं पॉलिसी के अंदर, उसके अंदर आरबीआई क्या करेगा, जो इंटरेस्ट रेट है, ओके, वो रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब इंटरेस्ट रेट आपका रिड्यूस हो गया। अब जो इसका इम्पैक्ट क्या होता है, जो लोन्स हैं वो आपके सस्ते हो जाते हैं। ठीक है, लोन आपके चीप हो जाएंगे। प्लस जो इंस्टॉलमेंट्स आप भर रहे होते हो, एक आम इंसान घर बनाता है लोन लेके, कार लेता है, इंस्टॉलमेंट्स भी जो हैं वो थोड़ी कम हो जाएंगी। ठीक है, अब इंस्टॉलमेंट आपकी कम हो गई है, इसका नेट रिजल्ट क्या होगा, आपके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाती है। कि अब आपके पास पैसा ज्यादा बच रहा है, आपके पास चाहे महीने का 4,000 5,000 भी एक्स्ट्रा बच रहा हो, ठीक, उसके हेल्प से आप वो पैसा क्या करोगे, खर्च करोगे। तो ऐसे में जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। सो दिस इज द आइडिया ऑफ एक्सपेंशनरी पॉलिसी। सेकंड स्टेटमेंट इज फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस का मतलब है गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिए, ठीक, या गवर्नमेंट खुद इन्वेस्टमेंट कर रही है, सरकारी इन्वेस्टमेंट कर रही है। ठीक है, और सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है, इसका मतलब है मार्केट में पैसा जो है वो पंप करेगी, जिससे जो है डिमांड क्रिएट होगी। तो सेकंड भी बिल्कुल सही बात है कि इससे भी डिमांड पुल होता है। ठीक, अब थर्ड स्टेटमेंट इज इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग ऑफ वेजेस। ये होगा कि वेजेस आपकी आपके इन्फ्लेशन के साथ लिंक कर दी जाएगी। देखिए, इसका इम्पैक्ट इन्फ्लेशन को ईज आउट करने के लिए होता है, ठंडा करने के लिए होता है, क्योंकि चीजें महंगी हो रही हैं। ठीक है ना, आप एक चीज को समझेंगे, इससे हम ये नहीं कहेंगे कि इससे और इंक्रीज होगा, तो इसको इस कैटेगरी में हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये बैलेंस आउट करेगा। इन्फ्लेशन अगर कम हो गया तो आपकी से वेज जो है वो कम भी हो जाएगी। ओके, इसी इसी का ये पॉइंट है। सो दैट इज समथिंग वन हैज टू अंडरस्टैंड। थर्ड फोर्थ इज हायर परचेजिंग पावर। यस, लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है, जब पैसा ज्यादा है डेफिनेटली दे विल ऑर्डर मोर, और जब वो ज्यादा ऑर्डर करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होगा। तो अगेन दिस इज ऑल्सो द पॉइंट हियर। सो ये सारे फैक्टर्स आप देख सकते हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट, राइजिंग इंटरेस्ट रेट तो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी होती है, एक्सपेंशन नहीं होता। कि लोन महंगे कर दिए तो कॉन्ट्रैक्शनरी आपकी जो है पॉलिसी का पार्ट होता है, तो ये आउटराइटली हट जाएगा। इसको आप हटा सकते हो, थर्ड को आप हटा सकते हो। सो राइट आंसर इज गोइंग टू बी 1 2 एंड 4, एंड दिस इज व्हाट यू कैन मार्क इट हियर। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर, लेकिन उससे पहले अखबार का पहला फ्रंट पेज देखेंगे। 8 months old among the 6 abducted in Manipur to burn to death. Okay, so this violence is not stopping. See, you need to understand, अब ऐसा क्यों हो रहा है, दिस इज पुटिंग इंडिया इन अ बैड लाइट। इंडिया जो है वो बैड लाइट में आ गया है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, देखिए, आप लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारे लिए तो थोड़ा अलार्मिंग होगा ही ना। इट कैन नॉट बी सेट कि भाई इंडिया इज डूइंग ग्रेट। तो एक इसका एक सिंपल सा मतलब ये है कि रूल ऑफ लॉ वहां पे कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो ऐसा हो रहा है। तो ये चीज ठीक नहीं है। डेफिनेटली वी नीड टू फाइंड सम सॉल्यूशन। डिफिकल्ट है, बट आपको वो सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो यू कैन गो फॉर द प्रेसिडेंट रूल इफ रिक्वायर्ड। अभी तक प्रेसिडेंट रूल जो है वहां पे नहीं लगाया गया है। दैट इज समथिंग वन कैन थिंक अबाउट। ओके, बिकॉज पॉलिटिकल सोल्यूशन इस चीज का आ ही नहीं रहा, दैट इज द पॉइंट। अब देखिए, झारखंड के अंदर वोट्स जो हैं वो आ गए हैं, तो इलेक्शंस का टाइम है। अब यहाँ पे अगर हमें डिटेल में पढ़ना हो तो देखिए, हम पढ़ेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में। तो किस लिए ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है और क्या है उसको देखते हैं। तो दीज आर जस्ट गाइडलाइंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स के लिए। आइडिया इज दिस, हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन अरेंज करवाना है। तो हमारे यहाँ पे आर्टिकल 324 है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना होगा ना। उस फ्री एंड फेयर करवाने के लिए हम ये नहीं चाहेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एडवांटेजियस सिचुएशन में आ जाए, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो पावर को लेके हो। बिकॉज रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट में है वो पूरी स्टेट मशीनरी उसके अंडर है, और अगर उसके ऊपर गाइडलाइंस या आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब समझ लीजिए वो उसका मिस यूज कर सकती है। दैट इज द पॉइंट।
तो वी हैव ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड दिस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इज एनफोर्स्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब एक पॉइंट समझना है, इट इज नॉट बैक्ड बाय लॉ। ओके, इसको लागू करने के लिए कोई कानून हमारे पास नहीं है। आइडिया क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आई थी, उन्होंने कंसेंसस बिल्ड किया कि हम जो है गाइडलाइंस लेके आएंगे और सब वॉलंटरीली मान लेंगे। इसलिए क्योंकि इसके पीछे कोई कानून नहीं है, आपको दिखेगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का बहुत ज्यादा वायलेशन भी होता है। दैट इज द पॉइंट। अब देखिए इंप्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। प्री इलेक्शन फेज की बात करें तो जैसे ही इलेक्शन डेट्स अनाउंस होती हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही आप समझ लीजिए ये जो है आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेशन में आ जाता है। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स अपॉइंट किए जाते हैं कि देखो वहां पे कोई पैसा तो नहीं बांट रहा, ये सब इलेक्शन कमीशन करता है। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, उस समय आप कोई भी नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते हो। आप नया, जैसे कई बार ट्रेंड होता है कि पॉलिटिशियंस जाके जो है वो फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, जिसको बोलते हैं नींव रखना, रिबन काट देते हैं, प्रोजेक्ट अनाउंस करना शुरू कर देते हैं। उस टाइप की चीज आप नहीं कर सकते हो। दैट इज द पॉइंट। इलेक्शन फेज के हमें क्या होता है, देखिए आप पोलिंग बूथ के आसपास कैंपेनिंग नहीं कर सकते। रादर 48 आवर्स पहले, 48 घंटा पहले, इलेक्शन से पहले कैंपेनिंग बंद हो जाती है। पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन है, आप अखबार में कोई भी जो है एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकते हो। और आपको इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट के अंदर ही खर्चा करना होता है, ये भी रिस्ट्रिक्शन है। अब इसकी प्रॉब्लम देख लीजिए, ये जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट इन्होंने बताई है, इट इज डिफाइंड फॉर कैंडिडेट, ये सिर्फ कैंडिडेट के लिए डिफाइंड है, नॉट फॉर पार्टी। तो ये पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं वो करती क्या है, वो ऑन पेपर दिखाती हैं कि हमारा कैंडिडेट तो कम ही पैसे खर्च कर रहा है, और बाकी जो फंडिंग एडिशनल है वो पार्टी फंडिंग दिखा देती है, जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई लिमिट नहीं है। सो दिस पॉइंट इज देयर, और उस वजह से मिसयूज होता है और लाखों करोड़ों जो है वो हमारे इलेक्शंस में लगते हैं। पोस्ट इलेक्शन फेज की बात करें, आप अपॉइंटमेंट्स और जो है प्रोहिबिशन, अपॉइंटमेंट्स और ट्रांसफर के ऊपर प्रोहिबिशन एक तरीके से लगती है। इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखना है, इलेक्शन डिस्प्यूट्स जो हैं उनको आपको सेटल करना है। तो इन सब चीजों को ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्राइमरीली एड्रेस करता है। अब देखिए, कंडक्ट ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन, हेट स्पीच आप नहीं बोल सकते हो, पर्सनल अटैक नहीं कर सकते हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स यूज नहीं कर सकते हो। आइडिया है सभी कैंडिडेट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। यूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, आप अपने पब्लिक ऑफिस का यूज नहीं करेंगे फॉर इलेक्टोरल गेन्स। अब देखो, ये जो पॉलिटिशियंस कैंपेन पे जाते हैं, जो हेलीकॉप्टर्स और जो प्लेन्स वो यूज करते हैं, वो सरकारी पैसे के नहीं होते। ठीक, मिसयूज ऑफ ऑफिशियल रिसोर्सेज नहीं होगा। अगर आपको याद है, इंदिरा गांधी का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया था, इंदिरा गांधी को डिसक्वालीफाई कर दिया था, ठीक है ना। तो वो इंदिरा गांधी को जो डिसक्वालीफाई किया था, वो किस लिए किया था, बिकॉज शी यूज्ड गवर्नमेंट मशीनरी। उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरी का यूज किया, और इस वजह से जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया था। सो दैट हैड हैपेंड इन द पास्ट। तो ये भी प्रोहिबिटेड होता है। आपको फेयर एंड लेवल प्लेइंग फील्ड लेके आना है। मीडिया का रोल भी है। अब देखिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी तक बनाते हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मीडिया की मॉनिटरिंग होती है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी ऑब्लिगेशंस और कैसे इलेक्शन को कवर किया जाएगा, वो सब रिस्ट्रिक्शन होती हैं। आप जब इलेक्शन चल रहा होता है, एग्जिट पोल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। एग्जिट पोल इलेक्शन के बाद ही प्रोड्यूस किया जाता है। दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन चलेगा वो मल्टीपल फेज में चलेगा। ऐसे में ये नहीं होगा कि एक फेज का इलेक्शन खत्म हुआ, उसी में ही जो है आपने एग्जिट पोल निकाल दिया, वो चीज अलाउड नहीं है। दिस एग्जिट पोल, इट हैज टू बी रिलीज्ड ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इलेक्शन साइकिल। पूरी इलेक्शन साइकिल हो जाए उसके बाद आप इसको करेंगे। दैट इज द पॉइंट हियर। ओके, अब आगे देखिए, यहाँ पे चैलेंजेस इसके अंदर क्या है। अवेयरनेस नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बहुत वायलेशन होता है, पनिशमेंट नहीं है, बिकॉज आपने इलेक्शन कमीशन को कोई पावर नहीं दी। ठीक, कोई खास पावर इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है। दैट इज द पॉइंट हियर। मनी और मसल पावर बहुत चलता है। अब मनी और मसल पावर की प्रॉब्लम क्या है, आप किसको अकाउंटेबल बनाएंगे, ये सबसे बड़ी समस्या है। पॉलिटिकल विल और कोऑपरेशन जो है वो भी नहीं है हमारे यहाँ पे। सो दीज आर द थिंग्स। Idea is this model code of conduct is important. We have to provide it
अ लीगल यू कैन से प्रोटेक्शन। कहीं ना कहीं पीछे आपको एक लॉ बनाना पड़ेगा पार्लियामेंट्री, और उस लॉ के अंदर आप डिफाइन कीजिए कि हाउ दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड। अदरवाइज वो यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन नहीं आ पाएगी। अगर आप कानून बनाएंगे, उसमें फिक्स करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स, इलेक्शन कमीशन के पास ये पावर है, हाउ इट हैज टू एक्ट, दैट विल बी द आइडिया, वो आइडिया बढ़िया चलेगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए। सो अदर देन दैट, इस पेज पे तो कोई खास खबर नहीं, ठीक, ये पॉलिटिकल न्यूज़ में हम जाएंगे ही नहीं। एंड दिस इज हाउ इट इज, ओके। और कश्मीर में बर्फ पड़ गई है, सो उसका थोड़ा आपको समझना होगा। अब एकदम से आपका वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा, तो आप अपना ख्याल रखें। ठंड एकदम से इंक्रीज हो गई है। अब देखिए, नो इनवाइट फ्रॉम इंडिया, नेपाल पीएम ओली टू विजिट चाइना। अब देखो, हमारे नेबरहुड में ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि नेपाल के पहले, मतलब ये पहले नहीं है, पहले भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, नेपाल के पीएम इंडिया नहीं आए पहले, वो चाइना जा रहे हैं पहले। सेम केस मालदीव्स के केस में भी हुआ था। मालदीव्स के भी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पहले जो हैं चाइना गए थे और बाद में इंडिया आए थे। मतलब अब आप इससे क्या कंक्लूजन निकालेंगे? इससे एक कंक्लूजन तो हमें ये निकालना है कि चाइना कहीं ना कहीं हमारे नेबरहुड में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है। दैट इज वन पॉइंट हियर, ओके। अदर पॉइंट इज दिस, हमारे नेबर्स अगर हमसे दूर जा रहे हैं तो वो हमारे सिक्योरिटी इंटरेस्ट को अंडरमाइन करता है। तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी हम अपने नेबर्स के राउंड लेके चलते हैं। तो अगर आप इसके अंदर मंडल थ्योरी लगाएंगे चाणक्य की, तो हमारी सिक्योरिटी हमने ऐसे डिफाइन कर रखी है, देखिए, कि भी इमीडिएट नेबर्स है वो आपके बिल्कुल पड़ोस वाले हो गए, जो है बाहर वो है आपके एक्सटेंडेड नेबरहुड, ओके। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो ये जो है थोड़ी सिचुएशन ठीक नहीं है, दैट इज द पॉइंट। अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। हिस्टोरिकल कनेक्शन है इंडिया और नेपाल के, सेंचुरीज ओल्ड, हिंदू हिंदू यू कैन से कनेक्शन, रिलीजन कलेक्शन, कल्चरल कनेक्शन इज देयर। नेपाल और इंडिया का जो इक्वेशन बोली जाती है दैट इज बेटी रोटी का रिश्ता, ओके। और फैमिली टाइज है वहाँ पे, मदेशी कम्युनिटी है, मदेशी कम्युनिटी इंडिया में भी है, ठीक। हमारे यहाँ पे तराई बेल्ट जो नॉर्दर्न यूपी और नॉर्दर्न बिहार वाला एरिया है, वो उसको हम वहाँ पे मदेशी कम्युनिटी प्राइमरीली रहती है। तो रोटी बेटी का रिश्ता हम बोलते हैं। अब देखिए, डिस्प्यूट करने वाले ये जो है प्राइम मिनिस्टर ओली ही थे। तो काला पानी डिस्प्यूट इन्होंने हाईलाइट किया, उत्तराखंड के अंदर काला पानी रीजन दैट इज पार्ट ऑफ इंडिया, लेकिन नेपाल उस पर क्लेम करता है। अब ट्रीटी ऑफ सगोली के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे इंडिया और नेपाल की जो बाउंड्री है वो डिमार्केट हुई थी उस काला पानी रीजन के अंदर। और जो काला पानी रीजन की जो इक्वेशन है वो ये है कि जो काली रिवर है दैट फॉर्म्स द बाउंड्री। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसके अंदर भी परसेप्शन डिफरेंस है। जैसे हमारा चाइना के केस में परसेप्शन डिफरेंस था, यहां पे भी परसेप्शन डिफरेंस है। परसेप्शन डिफरेंस इज दिस, अगर काली रिवर की मल्टीपल स्ट्रीम्स होंगी, एक से ज्यादा जो है धाराएं बह रही होंगी, उस सिचुएशन में आप किसको ओरिजिनल काली रिवर मानेंगे? तो विच इज द वन, किसको असली काली रिवर मानेंगे, ये एक सवाल है। और ऐसे में जो है ये डिस्प्यूट बनता है फिर, ठीक है, क्योंकि आपको क्लैरिटी नहीं है कि आपकी बाउंड्री है क्या। तो दैट इज हाउ वी फेस दिस ट्रबल हियर। अनदर प्रॉब्लम इज सुस्ता वाटर डिस्प्यूट। अब देखो, वो बिहार के जो नॉर्दर्न पार्ट का कुछ इलाका है उसको वो अपने एरिया में मानते हैं नेपाल के लोग, और हम कहते हैं कि वो इंडियन टेरिटरी, बिल्कुल वो इंडिया के पास ही है और नेपाल मतलब बिहार का हिस्सा है। तो ये दो बाउंड्री डिस्प्यूट्स हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, और ओली साहब की प्रॉब्लम इन्होंने बढ़ा दी थी यहाँ पे, ओके। अब ओवरऑल इन्फ्लुएंस देखेंगे, नेपाल इंडिया को एक्यूज करता है ऑफ इंटरफेयरिंग इन द इंटरनल मैटर्स, स्पेसिफिकली मधेशी कम्युनिटी की जो बात थी, मधेशी कम्युनिटी के राइट्स को लेके जो है हमने एक तरीके से मधेशी कम्युनिटी प्रोटेस्ट कर रही थी, एक लॉकडाउन सा लगाया गया था। नेपाल इज डिपेंडेंट ऑन इंडिया फॉर इट्स सप्लाईज। अगर आप पेट्रोल की बात करेंगे, अगर आप बाकी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, तो नेपाल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। ये पॉइंट समझना है सबको। ऐसे में वहां पे जो लॉकडाउन लगा, सब कुछ मधेशी कम्युनिटी ने रास्ता रोक लिया। तो नेपाल, मेन नेपाल जो वहां पे वैली वाला इलाका है काठमांडू, वहां पे मेजर क्राइसिस हो गया था। एंड दिस इज हाउ दे ब्लेम अस फॉर दैट, ओके।
अच्छा, सम नेपाली पार्टीज दे मेंटेन को यू कैन से क्लोज इक्वेशन विद इंडिया, बिल्कुल सही है वो। कल्चरल इन्फ्लुएंस, इंडियन म्यूजिक, मूवीज, टेलीविजन वो नेपाल में काफी पॉपुलर है। इंडियन लैंग्वेजेस हैं और मतलब थिंग्स आर फाइन हियर। वाटर रिसोर्सेज की बात करते हैं तो डिसएग्रीमेंट ओवर द वाटर शेयरिंग बिल्कुल ये दिखता है। नेपाल चाहता है कि वो उसके पास ज्यादा पानी रहे, जो हाइड्रो पावर जनरेशन हो रही है उसका भी वो एक तरीके से ज्यादा हिस्सा लेना चाहता है। और इंडिया जो है वो जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट्स हैं हम उसे ही मेंटेन करके रखना चाहते हैं। अगर आप ट्रेड रिस्ट्रिक्शन की बात करें तो नेपाल फेसेस पीरियोडिक ट्रेड रिस्ट्रिक्शन, जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो है लॉकडाउन टाइप लगा दिया था। तो नेपाल इज ब्लेमिंग अस फॉर दैट, वो हमें ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इंडिया की वजह से हुआ, जबकि ऐसा नहीं था। उनके खुद की ही प्रॉब्लम थी, इंटरनल प्रॉब्लम थी, हमारा कोई भी उसमें हाथ नहीं था। These restrictions impact Nepal's economy and people's livelihood. अगर आप डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग देखेंगे, नेपाल ब्लेम अस फॉर बिग ब्रदरली एटीट्यूड, ये सिर्फ नेपाल नहीं करता है, सभी लोग करते हैं। और ये प्रॉब्लम जो है ये नेचुरल सी प्रॉब्लम है। नेचुरल इसलिए है क्योंकि इंडिया और नेपाल के साइज में असिमेट्री है, इंडिया इज वेरी बिग। तो ये इनसिक्योरिटी छोटे कंट्रीज में होगी ही होगी। आप कोई भी कंट्री उठा के देख लीजिए, वो अपने एग्जिस्टेंस को लेके या पड़ोस में अगर कोई बड़ा देश होगा उसको लेके इनसिक्योर रहेगा ही रहेगा। तो ये डिप्लोमेटिक मिसअंडरस्टैंडिंग है। देन क्रॉस बॉर्डर क्रिमिनल एक्टिविटीज, डेफिनेटली स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ड्रग ट्रेड। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट वो वहां पे बहुत एग्जिस्ट करता है। और हमने ये भी देखा है कि एंटी इंडिया एक्टिविटी, अगर कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कुछ भी हो, तो वो भी कई बार नेपाल रूट के थ्रू हो जाता है। ओके, तो पीपल टू पीपल कांटेक्ट, कल्चरल एक्सचेंज, टूरिज्म ये इंक्रीज है, इंडियंस काफी जाते हैं वहां पे। सो दिस इज व्हाट द ओवरऑल इक्वेशन हैज बीन। अब आगे बढ़ते हैं अगली खबर के ऊपर। तो ये सब बात चल रही है। ओके, अच्छा, डिस्पाइट चैलेंजेस, प्रोग्रेस मेड इन ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया। गुड, ट्रेड काफी ज्यादा हमारा एकदम से इंक्रीज हुआ, और उसके अंदर आप देखेंगे कि ऑयल ट्रेड इज द मेजर कंपोनेंट। और ऑयल तो हमने इंपोर्ट ही किया है ना। अब देखो ये ओवर द टाइम होगा क्या, जो आपका ट्रेड इम्बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा रशिया के साथ भी। ओके, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर आप यहाँ मेजरली इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, आप मेजर इंपोर्ट में जैसे हमने देखा कि ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पिछली बार हमने बहुत लार्ज स्केल में इंपोर्ट किए, प्लस डिफेंस जो है वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो ऐसे केस में अगर आप एक्सपोर्ट पोटेंशियल आपका नहीं होगा तो इट इज नॉट अ ग्रेट साइन, वो बिल्कुल भी सही साइन नहीं है। एट प्रेजेंट इंडिया और रशिया का जो ट्रेड है दैट इज $66 बिलियन। एकदम से बड़ा 10-12 बिलियन हुआ करता था कभी। ओके, फिर हमें रशिया से अच्छी डील मिली ऑयल की, सस्ता तेल मिलने लग गया, हमने कहा चलो तेल खरीद लेते हैं, और हमने बल्क में खरीदना शुरू कर दिया। दैट इज हाउ इट इज। नाउ द पॉइंट इज दिस, देर आर इश्यूज, बहुत से मुद्दे हैं। फर्स्ट इज पेमेंट इशू। पेमेंट किस तरीके से करें, इंडिया चाहता है कि हम रुपी में पेमेंट करें, रशिया कहता है कि आपके रुपी का मेरा कोई काम नहीं है, मेरे लिए ज़्यादा यूज नहीं आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंसेस हमारे एग्जिस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि अगर पेमेंट करना चाहते हो डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में तो येन में कर दो, यू मतलब सॉरी युआन में कर दो, रिमिम्बिम में कर दो, चाइनीज करेंसी में कर दो। दैट इज समथिंग दैट दे डिमांड। अब उस केस के अंदर अगर इफ वी डू समथिंग लाइक दैट, दैट विल नॉट बी ऑफ आर इंटरेस्ट, और चाइना को उससे फैक्ट जो है जरूर फायदा हो जाएगा। सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो डिबेट और डिस्कशन जिसको लेके अभी भी चलता है। बट मोर और लेस सिचुएशन इज सॉर्टेड, कुछ खास समस्या है नहीं। आगे देखेंगे, डीआरडीओ कैरीज आउट टेस्ट फॉर लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। ओके, तो अब क्रूज मिसाइल की बात करते हैं। तो निर्भय करके एक मिसाइल हमारे पास ऑलरेडी है। ओके, उसी का ही ये टेस्ट है। हम टेस्ट करना चाह रहे हैं कि 1000 किलोमीटर की रेंज तक कैसे ये क्रूज कर सकती है। देखिए, क्रूज मिसाइल के अपने फायदे होते हैं। क्रूज मिसाइल का मतलब है आप इसे कंट्रोल करेंगे। ओके, क्रूज मिसाइल रिलेटिवली लोअर हाइट के ऊपर ट्रेवल कर सकती है। लोअर ऑल्टीट्यूड के ऊपर आपकी क्रूज मिसाइल बिल्कुल धीरे धीरे धरती के साथ लगते लगते आपके टारगेट तक जाती है। अब ये लोअर एल्टीट्यूड पे चलती है तो इसका डिटेक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक, तो इतना पॉइंट आपको समझना है कि क्रूज मिसाइल बेटर क्यों होती है। अब दूसरी बात, आप इसकी स्पीड कंट्रोल करते हो, आप इसको नेविगेट कर रहे होते हो, दैट इज द बिग आइडिया। प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी,
अपने टारगेट का पीछा करते हुए जाती है ये, ठीक। लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी है, 1000 किलोमीटर तक की हो गई है, और भी फर्दर हम एक्सपेंड करेंगे इसको। वर्सिलिटी इन द टारगेट एंगेजमेंट, अगर टारगेट आपका मूविंग है, मान लो आपने किसी फाइटर जेट को टारगेट करना है और फाइटर जेट आपका जो है वो मूव कर रहा है इधर उधर, तो ये भी क्रूज मिसाइल उसका पीछा करते करते जाएगी। दैट इज हाउ इट इज। ऑपरेटर्स के लिए रिस्क जो है वो कम है, बिल्कुल प्रिसीजन, कोलेटरल डैमेज नहीं होगा, सिविलियन लॉस नहीं होगा लाइफ का, दैट इज द आइडिया। सरप्राइज एंड स्विफ्ट अटैक, आपके रडार्स पकड़ ही नहीं पाएंगे, एकदम से धमाका हो जाएगा। डेटरेंस एंड स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस बिल्कुल है, दुश्मन के दिमाग में एक डर रहता है कि इनके पास ये क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल करके ये हमारे टारगेट, हमारे बेसिस को टारगेट कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल आप इसको कहीं पे भी डिप्लॉय करवा सकते हो, ओके। कॉस्ट इफेक्टिव है, मिनिमल रिस्क टू द फ्रेंडली फोर्सेस, बिकॉज आप एनिमी को ही टारगेट करेंगे यहाँ पे, और सक्सेस रेट भी अच्छा होता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट क्रूज मिसाइल्स आर गोइंग टू हैव, एंड दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग अप, यू कैन से वी आर कैपिटलाइजिंग ऑन इट, हम इसीलिए इसके ऊपर जो है दाव खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सो क्लाइमेट डील को लेके बात है, बट उससे पहले देखें कोई और खबर। इलेक्शंस चल रहे हैं, उससे हमें लेना देना नहीं, चलिए चलते हैं। देखो बाकू के अंदर क्या हमने अचीव किया उसको लेके थोड़ी देर बात करेंगे। पहले आप देखिए CO2 एमिशंस जो हैं वो इंक्रीज हो गए हैं इस साल, मतलब जो भी हमारा टारगेट था हम उससे पीछे चल रहे हैं, रियलिटी ये है। देखिए 1.5 डिग्री सेल्सियस का हमने टारगेट रखा था कि इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ने देंगे। अब बात यह है कि बहुत डिफिकल्ट हो रहा है ये, क्योंकि ऑलरेडी 1.3 तक तो हम पहुंच चुके हैं। कब तक ये 1.5 ब्रीच करेगा, बहुत इट इज़ गोइंग टू हैपन। और हमने ये था कि इससे कम रखना है। अब देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि एफर्ट ग्राउंड रियलिटी में नहीं दिख रहा है, और यहाँ पे कुछ एक अलार्मिंग चीज़ें हैं जो समझनी है हमें, ओके। तो अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे, इंडिया का भी जो क्या बोलते हैं कि हमारा एमिशन भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है। जो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज अगर आप देखें, पोल्यूटर्स में देखें जिसने सबसे ज़्यादा एमिशन निकाला है, सो फर्स्ट इज, जहाँ जिनका कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन ज़्यादा है, फर्स्ट इज चाइना, क्योंकि वहाँ पे मेजरली इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। देन सेकंड इज, चाइना इज 31%, क्वाइट बिग, ओके। यूएस 13%, दुनिया का सबसे ज्यादा यूएस से निकल रहा है। एंड देन थर्ड इज इंडिया। तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन भी आप मान के चलिए अब बढ़ रहा है, 8% हो गया है। नाउ द पॉइंट इज दिस, एज इंडिया के अंदर डेवलपमेंटल एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी फर्दर इंक्रीज होगी, दिस पोल्यूशन में फर्दर इंक्रीज, ये जो 8% अभी तक आपको एमिशन नजर आ रहा है ये और ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। तो ये कुछ एक चीजें हैं जो हमें समझनी है। फिर पूरे यूरोप का अगर आप देखोगे तो पूरे यूरोपियन यूनियन को ऐड करके वो जस्ट 7% हो रहा है, तो वो चौथे नंबर पे आ रहे हैं। लेकिन वो ये कह सकते हैं ना कि भाई हम तो इतने सारे देश हैं, सब मिलके कर रहे हैं तो भी 7% हो रहा है, तुम अकेले हो। लेकिन हम भी तो बोल सकते हैं ना कि पर कैपिटा अगर आप देखोगे तो वी आर 140 करोड़, 140 करोड़ लोग हैं, 140 करोड़ मिलके सिर्फ 8% कर रहे हैं। तो ये रियलिटी भी समझनी है। चाइना 31% कर रहा है, यूएस 13% कर रहा है। सो देयर एमिशन इज क्वाइट, यू कैन से लार्जर देन अस इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा एमिशन। इंडियन पॉपुलेशन का बिल्कुल हक है कि वो डेवलपमेंट करें, और डेवलपमेंट अगर आप करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, तो पोल्यूशन तो होने का चांस बढ़ता ही बढ़ता है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो समझनी है हमें यहाँ पे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, दैट इज बाकू में हमने क्या ब्रेक थ्रू किया, दैट इज समथिंग वी हैव टू सी हियर। सो COP29 में मेजर जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, फर्स्ट इज ग्लोबल कार्बन मार्केट बनाई जाएगी ग्लोबल लेवल पे। कार्बन क्रेडिट्स आप लेके आएंगे, ओके, उनको एक्सचेंज करवाया जाएगा। तो एक ग्लोबल एफर्ट है। इसका देखो मिसयूज किस तरीके से हो सकता है मैं वो भी बता दूं। डेवलप्ड नेशंस क्या करेंगे, डेवलप्ड नेशंस के पास है पैसा, दे माइट बाय दीज क्रेडिट्स, कि उनकी कंपनीज पोल्यूशन कम करने पे फोकस कम, क्रेडिट्स बाय करती रहेंगी डेवलपिंग नेशन से, ओके। ये गड़बड़ होने का चांस है, क्योंकि उसमें होता क्या है कि आप किसी को फिर लाइसेंस दे देते हो कि भैया पोल्यूशन करो जितना मर्जी, हमने तो आगे जाके क्रेडिट खरीद लेने हैं। तो वो कहीं ना कहीं मिसयूज वाला पॉइंट है जो हमें थोड़ा सोचना होगा इस चीज को लेके। बाकी इसमें कोई ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइडिया बहुत अच्छा है, ग्लोबल मार्केट आप बना लोगे। सो उसके अंदर बात ये होती है कि फ्यूचर के अंदर, ओके, फ्यूचर के अंदर एक तो इंडिया के पास थोड़ा
जो है पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे। दैट इज द बिग आइडिया। चलिए, सो मूविंग फर्दर, पेरिस एग्रीमेंट एंड आर्टिकल 6 क्या कहता है? बायलैटरल कार्बन ट्रेडिंग बिटवीन कंट्रीज वो अलाउ करेगा। एस्टैब्लिश द ग्लोबल कार्बन मार्केट सुपरवाइज बाय यूएन बॉडी। अभी देखो सुपरविजन जरूरी थी। क्यों ये सुपरविजन जरूरी थी? क्योंकि पिछली बार जितने भी एफर्ट चल रहे थे उसको लेके सुपरविजन का एंगल नहीं था। तो व्हेन देयर इज नो सुपरविजन, रियलिटी इज दिस, उसका इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे होता ही नहीं है। नाउ इफ वी आर सुपरवाइजिंग एनीथिंग, द पॉइंट विल बी इट विल बी विजिबल ऑन द ग्राउंड। दैट इज द बिग आइडिया। बट चैलेंजेस आर गोइंग टू बी देयर। मेजर कंसर्न ट्रांसपेरेंसी का होगा, ऑथेंटिसिटी का होगा, कार्बन क्रेडिट सही में है कि नहीं। क्योंकि मैंने आपको कल एक टर्म बताई थी जिसको बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग। तो ये लोग करते क्या है? ये लोग ऑन पेपर दिखाएंगे कि हमने तो काम बहुत अच्छा कर दिया, लेकिन इन रियलिटी वो जस्ट उसको एक कलर दिया जाता है कि आपका प्रोजेक्ट आप कर रहे हो पोल्यूशन वाला, लेकिन आप उसे दिखा रहे हो एज अ क्लीन प्रोजेक्ट। दैट इज व्हाट ग्रीन वॉशिंग इज। नाउ वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ थिंग। वो बिल्कुल भी हमें नहीं चाहिए। सो कैसे कार्बन क्रेडिट आप फैसिलिटेट करवाएंगे? किस प्रोजेक्ट को कार्बन क्रेडिट मिलेगा? क्या एलिजिबिलिटी होगी? दीज आर द थिंग्स दैट आर टू बी डिस्कस्ड, और कंक्लूजन अभी उस पर बाकी है। अच्छी चीज ये है, यूएन की एक सुपरवाइजरी बॉडी इसको जो है असेस करेगी कि वाकई ही क्या स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं। ऑल दीज थिंग्स विल बी डन। ओके, तो इम्पैक्ट काफी अच्छा होगा यहाँ पे। एंड पोटेंशियल टू डायरेक्ट रिसोर्सेज टू द डेवलपिंग कंट्रीज, बिल्कुल ऐसा होगा ही होगा। ओके, एक्सपेक्टेड रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग नेशनल क्लाइमेट प्लान्स बाय 250 बिलियन एनुअली। और आइडिया ठीक है ये। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगर हम फैसिलिटेट करते हैं तो दैट इज समथिंग विच विल बी ग्रेट फॉर अस। नो, एडिशनल कंसिडरेशन की बात करें तो कार्बन मार्केट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। देखिए, अगर आप किसी चीज को इंसेंटिवाइज करना चाहते हैं तो इंसेंटिवाइज इस तरीके से करते हैं कि क्लीन टेक्नोलॉजी यूज करना वो मनी मेकिंग होना चाहिए। कि कोई पैसा बनाना चाहता है तो उसको एक अपॉर्चुनिटी दिखे कि मैं क्लीन एनर्जी यूज करूंगा तो मेरा पैसा बनेगा। तो वो इंसेंटिव आप उसको और एक इकोनॉमिक इंसेंटिव आप एडअप कर देते हो। एंड दिस ensuring carbon market support the new collective quantified goals on climate finance। तो ये उसके उसके अलाइन भी चल रहा है। तो इट्स अ ऑल टुगेदर अ गुड अचीवमेंट दैट वी आर गोइंग टू हैव। बिल्कुल अच्छी चीज है कि कुछ प्रोग्रेस तो हुआ। इससे पहले जो चल रहा था उसको लेके तो बात ये थी कि भी ग्राउंड पे तो कुछ दिखता ही नहीं था। दैट इज द बिग आइडिया। ओके, अब चलते हैं आगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट स्लैम सेंटर फॉर इनेक्शन ओवर डायरेक्शन ऑन सेक्स ट्रैफिकिंग। अब ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का पार्ट है। एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्स ट्रैफिकिंग, ये सब चीज होती हैं यहाँ पे। ओके, एंड द आइडिया इज दिस, वी हैव टू मेक श्योर लॉज आर इम्प्लीमेंटेड। और कुछ प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि हमारे यहाँ पे ये समस्या क्रॉस बॉर्डर तक जाती है। क्योंकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग और सेक्स ट्रैफिकिंग आप देख सकते हैं कि इंटरलिंक्ड होगा। ओके, तो मणिपुर के वाले एरिया में जो म्यांमार के साथ लगता है, या हमने देखा है कि बांग्लादेश से भी जो है इस टाइप की चीज आ जाती है। तो दिस इज दैट इज समथिंग वी हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। ऑर्गेनाइज सिंडिकेट हमें ठीक करना है। एट द एंड ऑफ द डे वी शुड हैव रूल ऑफ लॉ ना। रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट होना चाहिए हमारे देश में। चलिए, डिबेटिंग द हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव। अब देखो, बात ऐसी है, हमारे यहाँ पे एवरेज एज इंक्रीज हो रही है, एजिंग पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, एजिंग पॉपुलेशन होगा, ओल्ड एज जो है वो लोग आ रहे हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, एंड दे आर द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। बट पॉइंट इज दिस, इनमें से बहुत कुछ जो है वो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल इन द सेंस, अगर आप उसके लिए केयर फैसिलिटीज लेके आ जाएं तो डेथ्स जो कि जा सकती हैं। दैट इज वन पॉइंट हियर। ग्लोबल डेथ्स प्रोजेक्टेड टू राइज फ्रॉम 61 मिलियन टू 92 मिलियन बाय 2050। दैट इज द नंबर। ओके, अब सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन डिजीज, डायबिटीज वगैरह के केसेस जो हैं बढ़ रहे हैं, और हॉस्पिटलाइजेशन वो भी यहाँ पे इंक्रीज होगा। लॉन्ग टर्म केयर आपको चाहिए होगी। Now, there is a potential that you can avert 25 million deaths annually by 2050 by achieving the progress rates। बिल्कुल हमें जो है हेल्दी लॉन्गेविटी इनिशिएटिव जो है ये आ रहा है यहाँ पे, और वर्ल्ड बैंक के लेवल पे जो है ये इनिशिएटिव जो है वो लेने का प्लान चल रहा है। तो वर्ल्ड बैंक इज डायरेक्टली इंटरेस्टेड इन दिस एंड दे डू प्रोवाइड फंडिंग फॉर ऑल दीज थिंग्स। और इंडिया जैसे कंट्री के लिए तो ये भैया हमें चाहिए ही चाहिए। ओके,
बिकॉज इंडिया के अंदर भी एक प्रोजेक्शन है कि राइट नाउ द ओल्ड एज पॉपुलेशन विल बी समवेयर अराउंड 11 to 12%, बट बाय 2050 वी विल बी, यू कैन से, हमारे यहाँ पे 16% जो है वो ओल्ड एज पॉपुलेशन होगा बाय 2050, एंड दैट इज वेयर वी ऑल्सो बी रिक्वायरिंग द हॉस्पिटल फैसिलिटीज एंड अदर थिंग। तो आज ये आपकी सरकार के लिए भी आपको जागने की जरूरत है, ये ठीक करने की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी। अब देखिए फोकस अगर हम इंडिया का करें, सिग्निफिकेंट एल्डरली पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पे, सेकंड आफ्टर चाइना, तो 140 मिलियन नंबर इज क्वाइट बिग, और रैपिड ग्रोथ हमारे यहाँ पे भी है, मॉर्बिडिटी काफ़ी हाई है, और कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज एंड ऑल, दे आर क्रिएटिंग ट्रबल। ओके, और कॉजेज और रिस्क देखें तो टबैको यूज है, अल्कोहल यूज है, ओबेसिटी है, सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो ये सारी चीजें हमें ठीक करनी है। अब देखो आपको ना एक वेलनेस कल्चर लेके आना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। प्रिवेंटिव एक्शन लो। होता क्या है कि हमारे यहाँ पे बीमार होने के बाद लोग जागते हैं, लेकिन पॉइंट इज दिस, आपने अपने आप को बीमार होने ही क्यों दिया? वो वेलनेस जो है वो कल्चर लेके आना है, और वो लाइफस्टाइल चेंज से होगा। देन अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लीन एयर। ओके, तो अगर आपको पता हो कि हम अब वन हेल्थ अप्रोच के साथ चलते हैं, वन हेल्थ अप्रोच क्या है? तो योर ह्यूमन हेल्थ इज नॉट सेपरेट फ्रॉम इकोलॉजिकल हेल्थ। ह्यूमन हेल्थ आपके ओवरऑल एनवायरमेंटल हेल्थ के साथ ही लिंक्ड है। आप ये मत सोच लेना कि आप अपने जो है घर में एयर प्योरीफायर ले लोगे तो आप बीमार नहीं पड़ोगे, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। सो थिंग्स आर इंटरलिंक्ड, दैट इज द की पॉइंट हियर। सो इम्पैक्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ केयर। ओके, तो बिल्कुल इसको हमें फैसिलिटेट करना है। आयुष्मान भारत स्कीम वाज अ रियली ग्रेट स्टेप इन दैट डायरेक्शन, ठीक है, अच्छा स्टेप है। डाइट और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो हैं उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा। अब मेजर पॉइंट इज दिस, उसको लेके आप अवेयरनेस तो क्रिएट कीजिए। और डाइट की बात कर रहे हो, प्रोटीन रिच डाइट, कैन इट बी अफोर्डेबल? क्या हमारे यहाँ पे पल्सेस अफोर्डेबल है? तो ये कुछ एक चीजें हैं जो बहुत कंसर्नफुल है हमारे सरकार के लिए। ओके, तो यू नीड टू रिक्वायर लॉट ऑफ चेंज। प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइसिंग को लेके भी आपको जो है कुछ एक्शन करना पड़ेगा। ओके, और मेक श्योर करना है प्राइवेट हॉस्पिटल जो प्राइसिंग होगी वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हो, ये भी करना जरूरी है। बिकॉज कभी कभी होता क्या है, हम कानून बना देंगे, रूल्स बना देंगे, और ग्राउंड पे उसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वर्क अपॉन, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे बिहेवियरल चेंज इज वेरी मच रिक्वायर्ड, बिकॉज इट्स अबाउट द लाइफ स्टाइल विच इज प्रॉब्लमेटिक। ओवरऑल हमारा जो लाइफ स्टाइल कल्चर है वो गड़बड़ कर रहा है, तो आपको ओवरऑल सब कुछ बेटर करना पड़ेगा। बिहेवियर से लिंक्ड है, मैं ये नहीं कह रहा इसके अंदर आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा, बट अवेयरनेस कैंपेन, हेल्दी लाइफस्टाइल, वी हैव टू स्टार्ट समवेयर, कहीं ना कहीं शुरू तो करना पड़ेगा ना, दैट इज द बिग आइडिया। आगे बढ़ते हैं। सो देर इज दिस रिपोर्ट कार्ड ऑन इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। उसको लेके बात है कि उसका पोटेंशियल क्या है। पहले तो मैं आपको ये समझा दूं, देखो ये जो हमारे यहाँ पे मेजर पोर्ट्स को हम जो है लेके जाने वाले थे, यूएई के थ्रू, सऊदी अरब के थ्रू और इसराइल के थ्रू। अब गड़बड़ यहाँ पे क्या चल रही है, इसराइल तो लड़ाई लड़ रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पे। और जब तक ये लड़ाई चलेगी मतलब आप देखेंगे कि ग्राउंड पे चीजें नहीं आगे बढ़ने वाली हैं। नाउ अदर पॉइंट इज दिस, इंजीनियरिंग। ओके, अब एक चीज समझ लीजिए, जो ये सऊदी अरब यूएई है, दे डू हैव द कैपेसिटी, उनके पास बिल्कुल वो कैपेसिटी है, बट द पॉइंट इज दिस, कैन वी मैच देयर स्पीड? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत डिले होता है प्रोजेक्ट्स को लेके। सो दैट इज द बिग आइडिया। सो ये G20 समिट के टाइम पे दिस इंडिया मिडल इकोनॉमिक कॉरिडोर इट वाज अनाउंस्ड, एंड आइडिया इज दिस, इट विल रिड्यूस द ट्रांजिट टाइम एंड कॉस्ट एज कंपेयर टू स्वेज कैनाल रूट। और देखिए स्वेज कैनाल रूट के अंदर एक बार डिसरप्शन आ गया था। ओके, एक शिप वहां पे खराब हो गया था, और हमें उस डिसरप्शन के कारण बहुत नुकसान हुआ था सभी कंट्रीज को। उस डिसरप्शन के लिए आपको एक ऑल्टरनेट रूट चाहिए, दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट वाज, क्योंकि ये हमने फेस किया था, सभी कंट्रीज ने फेस किया था। ये जो बेल्ट आप देख रहे हो ये ऑयल बेल्ट है, ठीक है ना, पूरे दुनिया का तेल जा रहा है यहाँ से। ओके, तो स्विस कैनाल्स का आपको ऑल्टरनेट तो निकालना था, दैट इज द आइडिया। अब देखिए चैलेंजेस यहाँ पे क्या आएंगे। फर्स्ट चैलेंज इज अरब इजराइल रिलेशन। सो नाउ टिल द टाइम दिस कंफ्लिक्ट इज गोइंग ऑन, हमें नहीं लगता कि चीजें आगे मूव करेंगी, क्योंकि सऊदी अरब अलावा और बाकी कंट्रीज हैं जहाँ से जो है ये रूट निकल के जाएगा। सो दे आर नॉट हैप्पी विद इसराइल, और जो कंसर्नफुल चीज़ें चल रही हैं, वी हैव नो आइडिया हाउ थिंग्स विल मूव अहेड।
ओके। अगर आप ईस्टर्न लेग की बात करें तो वहाँ पे सिचुएशन थोड़ी बेटर है। ऑलरेडी इंडिया यूएई एक एग्रीमेंट कंक्लूड कर चुके हैं, बायलैटरल ट्रेड हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बाद फोकस ऑन नॉन ऑयल ट्रेड ग्रोथ, एक्सपेंडिंग इंडियाज एक्सपोर्ट मार्केट, वी आर ऑलरेडी वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। तो वहाँ से ठीक चल रहा है काम। सिचुएशन इज बियॉन्ड दैट, उससे आगे जो है वो पता नहीं है क्या होगा। तो करंट स्टेटस की बात करें, ईस्टर्न पार्ट वहां पे कमिटमेंट दिख रहा है, लिंकेजेस बन रहे हैं, लेकिन वेस्टर्न पार्ट का भी क्लैरिटी नहीं है बिकॉज ऑफ द जियोपॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स। नाउ व्हेन दिस वॉर इज गोइंग टू एंड, नो वन नोज अबाउट इट। इजराइल वॉर कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। बाकी कंपोनेंट की बात करें इसके अंदर, क्लीन एनर्जी, अंडर सी केबल्स, पाइपलाइंस, वो सब कुछ है। अब ये हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए ये सब बनाने के लिए। एक बात समझनी है आपको, ये सबके बस की बात नहीं है, बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट है और काफी जबरदस्त इंजीनियरिंग इसके अंदर लगने वाली है। तो इंजीनियरिंग मार्वल बनेगा अगर ये हम बना लेते हैं तो। इंडिया के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखें, पोर्ट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक जोन, डिजिटल लॉजिस्टिक्स, बिल्कुल हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं और ये हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट की बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशनल बॉडी बनाने की बात करी जाएगी। सेक्रेटेरिएट आप बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे, तभी कोऑर्डिनेशन हो पाएगा। सो दैट इज द बिग आइडिया। बट ओवरऑल इन दैट geopolitical environment, I doubt whether it will be able to realize its true potential. So we have to stop these wars and other things, then only ये development activity आगे progress कर सकती है। That is the big idea that we have here. अब बाकी अखबार को देखते हैं क्या है खास। तो will not look into the political things, political उसमें नहीं जाएंगे। ओके, देन वी हैव, देर इज नथिंग हियर, कुछ खास नहीं है इसके अंदर। ओके, ट्रम्प को लेके बातचीत चल रही है, ठीक है। सो इजराइल्स फाइनेंस मिनिस्टर ही टॉक्ड अबाउट एनेक्सेशन ऑफ वेस्ट बैंक। अगर ऐसा हो जाता है तो आप ये मान के चल लीजिए पैलेस्टीन जो है, ओके, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल तरीके से खत्म हो जाएगा। दैट इज द पॉइंट हियर, बिकॉज जो वेस्ट बैंक है वहां से ही सारी पॉलिटिकल एक्टिविटी पैलेस्टीन की होती है। अगर वही नहीं रहा तो फिर आप मान के चलिए सब खत्म। तो दैट इज अ कंसर्नफुल थिंग अगर ऐसा करते हैं। और ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा था क्योंकि ट्रम्प व्हेन ही बिकेम, यू कैन से, यूएस प्रेसिडेंट, उसका असर है ये। उन्होंने कहा कि ट्रम्प तो अपना ही बंदा है तो अब जो चाहे करो। दैट इज द पॉइंट हेयर, एंड इट्स एन अलार्मिंग थिंग बिकॉज इट गोज अगेंस्ट द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सॉल्यूशन। अब यूनाइटेड नेशन ने एक आइडिया सॉल्यूशन निकाला था जिसको बोल रहे थे कि टू नेशन सॉल्यूशन बनाएंगे, टू स्टेट सॉल्यूशन भी बोल सकते हो आप उसे। ओके, अब टू नेशन सॉल्यूशन क्या था कि इजराइल पैलेस्टीन का अलग अलग देश बन जाए, कि इजराइल एक अलग कंट्री हो जाए और पैलेस्टीन एक अलग कंट्री हो जाए। अभी तक पैलेस्टीन को सेपरेट कंट्री रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ओके, तो दैट इज द आइडिया। बट नाउ अगर वेस्ट बैंक ही खत्म हो गया मतलब पैलेस्टीन का एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा, तो उस सिचुएशन के अंदर तो फिर डिबेट किसके ऊपर करोगे? पूरा एरिया जो है वो इजराइल का पार्ट माना जाएगा। सो दैट इज रियली अलार्मिंग, और ये इजराइल ऐसा कर सकता है अगर यूएस ने सपोर्ट कर दिया। So these are few things that one has to understand, okay, and this is how it is. So ये था पूरा हमारा आज का जो है एक point here, and that is something that we have for today. Stay tuned, stay connected, please do spread the name, and thank you very much. One more thing here, you can also join our Telegram group. हम ये जो है पूरा डॉक्यूमेंट कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पे शेयर करते हैं। द लिंक फॉर द टेलीग्राम इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से उसे जो है वो कर सकते हैं, लाइक आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट में वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो